गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? कौन सा टॉपिक हुआ था? दिखाओ, कॉपी दिखाओ। ठीक। चलिए, लास्ट क्लास में हम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और आपके टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक है वनस्पतियों वाले टॉपिक से ही संबंधित है आपका कृषि। भारत में कृषि। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पे कृषि में इन्वॉल्व रहती है, कृषि या उससे संबंधित कार्यों में? 60-70%, 50% से ज़्यादा, या यूं कह सकते हैं कि अब वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग 70% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि या उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, तब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब भारत में जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, पैसे कहाँ कहाँ से किस क्षेत्रों से कमाए जाते हैं। तो वहां पे एक शब्द मिलेगा आपको, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या चीजें शामिल होती हैं? कृषि या प्रकृति से प्राप्त जो भी संसाधन है वो सीधे सीधे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र आपने जो प्रीवियस पढ़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे जो भी निर्माण किया जाता है, निर्माण और विनिर्माण, इनमें डिफरेंस क्या है वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। निर्माण और विनिर्माण से संबंधित सारे कार्य किसमें आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में किन चीजों को शामिल करते हैं? सर्विस सेक्टर कह सकते हैं, या सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से चीजें आती हैं, उनमें किस तरीके से वहां पे रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन हमारा वर्तमान उद्देश्य अभी हमें क्या पढ़ना है? कृषि के बारे में पढ़ना है। इसको बताने का उद्देश्य क्या था कि कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में इसको शामिल करते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि कृषि की शुरुआत की, तो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी कुछ आपको जानने को मिलेगा कि कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य कहां कहां से मिलते हैं। ठीक है, कृषि अचानक से एकाएक मानव सभ्यता के जन्म के साथ इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। मानव प्रारंभ में क्या था? आदि मानव जब था तो आखेटक था। शुरुआत में तो इसने क्या किया होगा, मतलब जहां भी इसको जो भी खाने का मिल गया, शिकार करके या फल फूल वगैरह, वही खा करके अपना जीवन व्यतीत किया होगा। धीरे धीरे जब ह्यूमन सिविलाइजेशन सेटल होना शुरू हुआ, मतलब नदियों के किनारे या किसी भी मैदानी क्षेत्र में इसने बसना शुरू किया, तो हमने ये देखा कि वहां पे जब आप कुछ बीज फेंक देते हो तो कुछ समय बाद वो जर्मिनेट हो जाते हैं और उग जाते हैं वापस से पेड़ पौधों के रूप में। और तभी हमने ये समझा कि कुछ ऐसे फसल भी हैं जिनको हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्सिटी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, मतलब हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उन्होंने क्या किया, ये समझा कि किसी भी फसल को हम अगर
उगाते हैं उसको सूखा करके स्टोर करके रखते हैं तो लंबे समय तक हम उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, रोज रोज हमें फसल की या खाने की तलाश करने की जरूरत नहीं होगी। हम साल में एक बार अपना स्टोर करके रख लेंगे और साल भर दूसरे कामों में इन्वॉल्व रहेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे करके कृषि का विकास होना शुरू हुआ होगा। कृषि के विकास में सारे फसल हमें एक साथ देखने को नहीं मिले। कुछ फसल जैसे कि ज्वार बाजरा हो गए, ये प्रारंभिक साक्ष्य इनके मिलते हैं। धीरे धीरे मक्का धान इन सभी का भी उगना शुरू हो गया या इनको उगाना शुरू किया गया। ठीक है, अब भारत में अगर कृषि की बात करें, भारत में कृषि, तो हमारे यहां कृषि लगभग 3 मौसम में उगाए जाते हैं। ठीक है, मौसम के हिसाब से अगर देखें तो भारत में कृषि के कौन कौन से भाग हैं। एक तो हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मौसम के हिसाब से, एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं गहनता के हिसाब से, कितनी इंटेंसिटी से वहां पे कृषि किया जा रहा है, मतलब कितने लोगों का पेट भर सकता है। अगर कृषि का जो फसल उत्पादन है वो कितने लोगों का पेट भरने में सक्षम है, इसको हम कहते हैं गहनता, इंटेंसिटी। एक है मौसम के हिसाब से। मौसम के हिसाब से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आपने 3 फसलों के नाम पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा आपने खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल और तीसरा जायद फसल। रबी खरीफ या खरीफ रबी और जायद फसल। अच्छा, ये क्या क्या होते हैं? रबी खरीफ और जायद फसल किसको कहा जाता है? मौसम के या वर्ष के अलग अलग महीनों में इनके उत्पादन और इनकी कटाई के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया हुआ। ठीक है, खरीफ फसल अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखेंगे किस वर्ष से या किस मौसम से? बारिश। खरीफ जैसे ही नाम आपके दिमाग में आता है आपको ध्यान आना चाहिए बारिश। ठंडी, ठंडी जैसे ही आपको याद आए रबी। और ये क्या है आपका जो बच गया वो गर्मी में। गर्मी के समय में काफी सारे जूसी फ्रूट्स मिलते हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया और तरबूज खरबूज, ये सभी जो है किस समय पे, खीरा ककड़ी, ये सभी किस समय पे मिलते हैं आपको? गर्मी के समय पे। वैसे वर्तमान में देखें तो आज के समय में हर मौसम में मिल जाते हैं, पर ये एक्चुअल में उगाए जाते हैं किस समय पे? गर्मी के समय में। ठीक है, उसके बाद में अगर गहनता के हिसाब से बात करें कि कितने लोगों का पेट भरने में सक्षम होता है, कोई कृषि अगर किया जा रहा है तो कितने लोगों को सर्वाइव कर सकते हैं वहां पे, तो सबसे पहला कैटेगराइजेशन होता है परिवार पर। हो सकता है कि ये जो पूरा कृषि है एक परिवार के ही निर्वाह के लिए होता है, मतलब ये जितना भी उगाते हैं साल भर में सिर्फ उतना ही खपत कर देते हैं, ना तो उसको बचा पाते हैं ना तो उससे कम इनको, उससे अगर कम होता है तो कई बार इनको दूसरों से उधार लेने की भी जरूरत पड़ जाती होगी। ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है आपका परिवार गहनता के अलावा एक दूसरा प्रकार है आपको, हाँ, बिजनेस के लिए। ठीक है, ये एक चौथा प्रकार हो जाता है। दूसरा प्रकार है आपका, यहां पे एक नाम है मुझे याद नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, ये आपको नोट से मिल जाएगा। परिवार गहनता के हिसाब से ये तो हो गया कि सिर्फ परिवार के कुछ लोगों का ये पेट भर सकता है। एक है समाज के कुछ लोगों का, यहां पे मैं फिलहाल लिख देता हूं सामाजिक, मतलब हो सकता है कि हम इतना उत्पादन कर लें, कुछ लोगों को दे सकें और कुछ लोगों से ले सकें, सामाजिक निर्वाह। फिर एक टाइप क्या कौन सा होता है? कमर्शियल, मतलब यहां पे फसल इतना उगाया जाता है कि अपना निर्वाह ना करके हम क्या करते हैं यहां पे बेचने के उद्देश्य से। वाणिज्यिक फसल, यहां पे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि यहां पे 1 या 2 लोगों के खाने के लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा भारत में कृषि, और इसके बारे में 2-3 पॉइंट इंट्रोडक्शन के तौर पे लिख लीजिएगा। भारत में कृषि, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, भारत एक कृषि प्रधान देश है।
जहां 70% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। जहां 70% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है एवं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। कृषि राज्य सूची का विषय है एवं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र तो आपको पता चल गया। राज्य सूची क्या है? जिस विषय पे स्टेट कानून बना सकता है। हाँ, और ऐसे कितने अलग अलग तरीके की सूची है? संविधान जिन्होंने पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत बताइएगा। 3 प्रकार की सूचियां हैं, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। एक होता है संघ सूची, जिसपे कौन कानून बनाएगा? सेंटर। इसमें कानून बनाने का पूरा दायित्व और पूरा अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। दूसरा है कौन सा? राज्य सूची। राज्य सूची पे कोई भी राज्य अपना अपना अलग कानून बना सकते हैं। उसके बाद कौन सा है? कॉन्करेंट या समवर्ती सूची। इस पे कौन बनाएगा कानून? दोनों। और सपोज कोई ऐसा मामला निकल गया जो कि इन सभी लिस्ट से बाहर हो तो रेसिड्यूरी, या किस नाम से जानते हैं इसको? अवशिष्ट सूची। ठीक है, इसमें कौन कानून बनाएगा? नहीं, जितने भी अवशिष्ट सूची हैं उसमें प्राथमिक रूप से अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। पॉलिटी में ये चीज डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बताने का उद्देश्य ये था कि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इसीलिए वर्तमान समय में या कुछ टाइम पहले जो कृषि के संबंधित बिल पारित हुए थे, ठीक है, कृषि से संबंधित कुछ बिल पारित हुए थे, इनका विरोध क्यों किया गया इतना ज्यादा? सेंटर कानून बनाया था। सेंटर जो है वो सीधे सीधे कानूनों को सभी राज्यों पर थोपने का प्रयास कर रहा था, जबकि होना यह चाहिए था कि राज्यों से सलाह लिया जाता, राज्यों की सहमति के आधार पर अगर वो बिल लाए जाते तो हो सकता है कि वो बिल पास हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंशन गलत नहीं था, कह सकते हैं कि उसको लाने का तरीका थोड़ा सा सरकार उसको समझ नहीं पाई या फिर वहां पे कहीं ना कहीं लैग कर गए उस चीज को समझने में। ठीक है, तो संविधान जब पढ़ेंगे तो वहां पे ये 4 प्रकार के आपको सूची मिलेगी, मतलब सब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाने की शक्ति रखता है, इस आधार पर कुछ ऐसे विषय हैं जहां जिसको हम कहते हैं संघ सूची के विषय, जहां पे केवल और केवल केंद्र सरकार वहां पे उस पे नीति निर्माण करेगा, कानून बनाएगा। दूसरा है राज्य सूची के विषय, जिन पर पूरा अधिकार राज्यों को होता है। तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें दोनों अपनी सहमति से यहाँ पे कानून बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों के बीच में टकराव की स्थिति होती है तो यहाँ पे केंद्र सरकार ही डोमिनेट करेगा। उसके बाद में अवशिष्ट, मतलब कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो कि पहले से डिफाइंड नहीं है कि कौन सा उसमें कौन कानून बनाएगा, ना तो वो संघ सूची में डिफाइंड है, ना तो राज्य सूची में, ना तो समवर्ती सूची में। ऐसे विषय जो कि जैसे कि आज के टाइम पे आ गया साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जब कानून बनाया गया होगा या जब संविधान लिखा गया होगा तब पता नहीं था कि इसका साइबर क्राइम जैसा भी कोई चीज है जो फ्यूचर में आ सकता है। ऐसे विषय पर कानून कौन बनाएगा? ऐसे विषयों को कहां रखा जाता है? अवशिष्ट सूची के अंदर रखा जाता है। ये कोई सूची है नहीं एक्चुअल में, मतलब हम उसको नाम देते हैं कि जो नया विषय आ गया वो कैसा विषय है? अवशिष्ट विषय है, इसीलिए उसको हम नाम दे रहे हैं अवशिष्ट सूची। ठीक है, इस पर प्राथमिक अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। बात हम कर रहे थे कृषि की। कृषि भारत में 70% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर कर रहे हैं। यहां पे अगर हम बात करें कि कृषि के मेजर टाइप्स की, तो इसमें 2 टाइप के आपको क्रॉप्स मिलते हैं। एक है फूड क्रॉप्स या खाद्य फसल, जिसको कि हम केवल और केवल खाने के पर्पज से उगाते हैं और खाने के लिए ही इसको बेचा जाएगा। दूसरा है कैश क्रॉप्स या नकदी फसल, जिसका कि उगाने का एकमात्र उद्देश्य क्या है?
यहाँ पे इसको बेच करके पैसा कमाना। ये इसको जैसे जैसे मॉडिफाई करते जाएंगे इसका प्राइस जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इतनी चीज़ नोट कर लीजिए, भारत में कृषि में जो 2-3 पॉइंट मैंने नोट करवाए हैं, उसके बाद में आप इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये डेटा चेंज कर लीजिएगा, 70% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। 70% से अधिक लोग, अधिक व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। उसके बाद में फसलों के नेचर के हिसाब से हम इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे फसलों के प्रकार के हिसाब से इसको फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स में डिवाइड किया गया है। फसलों को उगाने के समय के आधार पर इसको खरीफ, रबी और मानसून में डिवाइड करते हैं। उसके बाद में इसकी इंटेंसिटी, कितने लोगों का भरण पोषण कर सकता है, इसके आधार पर इसको 3-4 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फसलों के प्रकार के आधार पर कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स। खाद्य फसल और नकदी फसल। खाद्य फसल केवल कंज्यूम करने के लिए ही उगाए जा रहे हैं। उसके बाद में नकदी फसल, इसको उगाने का उद्देश्य केवल और केवल व्यापार में इसको, व्यापार के थ्रू इसको बेचना या फिर खरीदना है। हॉस्टल वालों का छत तो नहीं टपकना शुरू हो गया? ठीक है, यहां तक हो गया कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति में, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। इसके जनक किसको कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। हो गया यहां तक। नेक्स्ट है ऋतुओं के आधार पर फसलों का निर्धारण। जैसे कि मैंने क्लास के इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि अलग अलग तरीके से फसलों को डिवाइड किया जाता है, इनको कैटेगराइज किया जाता है। जो पहला हमने देखा वो था फसलों के प्रकार के आधार पर किस उद्देश्य से इसको उगाया जा रहा है। एक था फूड क्रॉप्स, केवल भोजन के रूप में कंज्यूम करने के लिए। दूसरा था कैश क्रॉप्स। उसके बाद में ऋतुओं के आधार पर 3 टाइप आपने बताए थे, खरीफ, रबी और जायद फसल। खरीफ, इसको उगाने का समय कौन सा है? मानसून का समय। मानसून के समय पे जहां पे रेन या फिर पानी की जरूरत ज्यादा होती है इन फसलों को, तो ये मानसून अच्छा समय है इनको उगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इनको पानी की सप्लाई केवल और केवल बारिश के थ्रू हो जाती है, अलग से इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। खरीफ फसल मानसून के समय में उगाया जाता है, जून से जुलाई तक, और इसको काटा कब जाता है? सितंबर अक्टूबर तक इसकी कटाई कर ली जाती है। कौन कौन से फसल रबी, खरीफ या जायद हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे हम सभी ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां पे हमारे आसपास हमने कभी ना कभी खेत खलिहान देखे ही होंगे, और किसी भी मौसम में वहां से गुजरते समय हमें ध्यान रहता है कि कौन सी फसल लगी हुई है। जैसे कि ठंडी के समय में आप किसी खेत खलिहान के आसपास से गुजरोगे तो वहां पे क्या क्या दिख जाएगा आपको?
सरसों दिख जाता है, चना दिख जाता है, मटर दिख जाता है और गेहूं दिख जाता है। ठीक है, और अगर बारिश के समय में आप खेतों के आसपास से गुजरोगे तो धान एकदम कॉमन सा वहां पे दिखेगा सभी जगह पे। ठीक, इसके अलावा कुछ फसल ऐसे भी हैं जो कि क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इरिगेशन फैसिलिटी ऐसे इतना डेवलप हो चुका है कि धान अब गर्मी के टाइम में भी लोग उगा लेते हैं। जिनके खेतों के आसपास नहर है या जिन्होंने ट्यूबवेल की व्यवस्था कर रखी है वो बाकी के दूसरे समय में भी धान उगा लेते हैं। खरीफ फसल टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, पानी की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, इसीलिए बारिश के समय में इसको उगा रहे हैं। कौन कौन से फसल हैं इसको ध्यान रखिएगा। धान, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, इनमें से कुछ फसल विशेष तौर पे याद रखिएगा, जैसे कि धान हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन हो गया। कोई फसल जो है वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस तरीके का फसल है, रबी है, खरीफ है या जायद है। नेक्स्ट है आपका रबी फसल, शीत ऋतु में उगाते हैं। मंथ अक्टूबर नवंबर के आसपास और फरवरी मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई कर ली जाती है, जहां पे टेम्परेचर भी कम चाहिए और पानी भी कम चाहिए। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपको, सरसों, चना, मटर। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, जायद फसल। खरीफ हो गया, रबी हो गया और उसके बाद में जायद ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। इसमें ऐसे फल फूल हैं जो जहां पे पानी की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। सर गेहूं और जौ एक ही टाइप का लगता है, थोड़ा क्या डिफरेंस है? इवोल्यूशन के प्रोसेस में दोनों में ही जेनेटिक डिफरेंस आ गया। जौ जो है वो शुरुआत में मतलब जौ प्रारंभिक अवस्था में ही, ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआत में ही जौ नेचुरली मिला था। उसको धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए, उसमें जेनेटिक चेंजेस करते हुए ये गेहूं का रूप ले चुका है। और जौ जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों में ज़्यादा यूज होता है। आप जब किसी पूजा पाठ वाले सामग्री लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको गेहूं नहीं मंगाएंगे, जौ मंगाएंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति टमाटर भी है और मीट मांस उत्पादन से भी है। रजत क्रांति अंडा। बादामी क्रांति, पीली क्रांति तिलहन। भूरा ब्राउन या ग्रे खाद उर्वरक उत्पादन से। रबी और खरीफ फसल के बीच कौन सा फसल उगाया जाता है? रबी और खरीफ फसल के बीच कुछ समय के लिए कौन सा फसल उगाया जाता है?
ऑप्शन भी तो ऐसा दिया है कि आप लोग इतना पढ़ लिए हैं कि इसको तुक्का भी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जायद हो गया, बोरो हो गया, अमन हो गया, अस हो गया। रबी और खरीफ फसल के बीच में जायद, बोरो, अमन और अस, जायद फसल। झूम एक शब्द है, झूम किससे संबंधित है? झूम कृषि से संबंधित है। क्या करते हैं झूम कृषि में? जगह बदलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको। एक बार वहां पे वनों की कटाई किए, जला दिए उसको, फिर वहीं पे खेती किए, जब तक उत्पादन क्षमता अच्छा था कृषि किए, फिर छोड़ के दूसरी जगह पे चले गए। ठीक, जायद फसल नोट कर चुके। इसके बाद में ये एग्जाम में आए हुए कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है। वैसे लिस्ट काफी लंबा था, पर आप सिर्फ इतनी चीजों को नोट कर लेंगे, ठीक है? कौन से राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है, और ये सब कुछ किन चीजों पर डिपेंड है? वहां के टेम्परेचर पर, वहां की वर्षा की मात्रा, और वहां का मिट्टी कैसा है। इन सभी चीजों पर ये चीजें, ये फसलें डिपेंड कर रही हैं, ठीक है? जैसे कि जूट या पटसन। जूट का बोरी देखें, गेहूं वगैरह भरते हैं जिसमें, गेहूं, शक्कर। ये जो जूट है ये एक अलग टाइप का जो लकड़ी जैसा इसका एक पेड़ होता है, पेड़ नहीं कह सकते हैं कि ये झाड़ी जैसा होता है। उसको लंबे समय तक पानी में भिगा कर रखा जाता है, 2-3 महीने तक उसको पानी में सड़ाया जाता है। उसके बाद उसमें से रेशे निकलना शुरू होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस चाहिए कहाँ पे? जहाँ पे पानी या छोटे छोटे तालाब हों, ठीक है? और वेस्ट बंगाल में कई सारे ऐसे एरिया बने हुए हैं, ठीक है? वेस्ट बंगाल का आपका जो साउथ वाला पोर्शन है वहां पे जूट या पटसन की खेती बहुत ज्यादा होती है। इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में चला गया है, ठीक है? बांग्लादेश वाला रीजन भी जूट और पटसन में इंडिया को बराबर का टक्कर देता है, क्योंकि ये पूरा एक कल्चरल रूप से तो समान एक ही रीजन था, बाद में डिवाइड हुआ था, ठीक? जूट या पटसन को ही गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। स्वर्णिम स्वर्ण तंतु, गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट है गेहूं, आलू और गन्ना। इन सब में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। ओवरऑल प्रोडक्शन, टोटल ग्रेन्स, टोटल फूड क्रॉप्स में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दलहन और तिलहन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तिलहन वाला प्रश्न अभी एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस राज्य को सोया स्टेट कहा जाता है? सोयाबीन है ना, सोयाबीन, सोया स्टेट कौन से राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम। चावल, यहां पे भी पानी का जरूरत बहुत ज्यादा है। आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। सरसों राजस्थान, चाय में असम, कॉफी में कर्नाटक। बाबा बुदन नाम की पहाड़ियां हैं, यहां पे कॉफी की कई वैरायटीज उगाई जाती हैं। कर्नाटक में बाबा बुदन हिल्स। छोड़ दीजिए, मत लिखिए, सिर्फ कॉफी कर्नाटक लिख लीजिए। बाबा बुदन हिल्स। इसके अलावा रबर, नारियल और मसाले, ये सभी दक्षिण भारत में फेमस हैं। केरल इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक, इतना नोट कर चुके। अभी हमने, हाँ, किसी का छूटा हुआ है? कृषि के स्टार्टिंग में हमने बात किया कि पहला कृषि को क्लासिफाई करने का पहला प्रकार कौन सा हो गया? आपके फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के तौर पे,
ठीक है, फसल के प्रकार के आधार पर, दूसरा मौसम के आधार पर, और तीसरा नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा गहनता के आधार पर, इंटेंसिटी या गहनता के आधार पर। इंटेंसिटी या गहनता के आधार पर, ठीक है। इसमें 4 ब्रांचेस वाला एक स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा, 4 ब्रांचेस वाला। इसमें सबसे पहले ब्रांच में लिखिएगा आदिम निर्वाह कृषि, या सिर्फ एक शब्द लिख लीजिएगा आदिम निर्वाह। सेकंड में है परिवार, सेकंड ब्रांच में परिवार। तीसरा है गहन निर्वाह। आपको पता चल रहा है कहां कहां पे क्या लिखना है? फर्स्ट वाले में आदिम निर्वाह, प्रिमिटिव, यहां से स्पेलिंग देख लीजिए। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर, आदिम निर्वाह या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहला है आपका आदिम निर्वाह, दूसरा है परिवार, तीसरा है गहनता के आधार पर जो इंटेंस फार्मिंग होगी, गहन कृषि, और चौथा है आपका वाणिज्यिक कृषि। आदिम निर्वाह, परिवार निर्वाह, गहन निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहला जो है आपका आदिम निर्वाह, ये किस समय को दर्शा रहा है? पाषाण काल और पूरा आपका जो वैदिक युग के प्रारंभिक का समय था उसको दर्शा रहा है। मतलब मनुष्य केवल अपनी जरूरतों के लिए ही कृषि कर रहा था, ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि। उसके बाद आया परिवार और समाज को खिलाने के लिए। परिवार एक ऐसी कृषि करेंगे जहां पे पूरे के पूरे परिवार के सभी लोग इन्वॉल्व होंगे। ये इतना फसल उगा लेंगे कि अपना भरण पोषण तो कर सकते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर दूसरों को भी कुछ दे सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि आज के समय में गांवों में जो किस खेती की जाती है वो है गहन निर्वाह कृषि। मतलब यहाँ पे किसान इतनी फसल उगाते हैं कि अपना तो भरण पोषण कर लेते हैं, साथ में उसको बेच करके पैसे भी कमाते हैं। यहाँ पे श्रम अधिक होता है, ये साधारण उपकरणों का यूज करते हैं, उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, और यहाँ पे लागत कंपैरेटिवली कम होता है। किसके कंपैरिजन में? वाणिज्यिक कृषि के तुलना में इसकी लागत कम होती है। श्रम अधिक लगता है, साधारण उपकरण ही यूज करते हैं, यहाँ पे उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, और यहाँ पे लागत कम होती है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट गहन निर्वाह कृषि के बारे में। इसके बाद में ये वाला पोर्शन अभी छोड़ दीजिएगा, इसमें काफी सारी चीजें हैं नोट करने के लिए, उसमें कुछ और चीजें हैं एक्स्ट्रा जो अपन नोट करेंगे। नेक्स्ट वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में बहुत बड़ी जमीन पर कृषि होगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार करना। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाएगा, और इसमें लागत कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत अधिक होता है। कमर्शियल फार्मिंग जो है वो इंडिया में बहुत ही कम क्षेत्रों में अभी भी शुरुआत है। ये लगभग यूएस, कनाडा या इनके जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपने कभी डिस्कवरी वगैरह में या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में बहुत बड़ा खेत देखा होगा, और यहाँ पे कंटिन्यू इस तरीके से बड़े बड़े थ्रेसर जो हैं वो
एक पूरे की पूरी फसल को काटते हुए और उसको तुरंत प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, इसको कहा जाता है वाणिज्यिक फसल। ठीक है, वो साथ में उनके कई सारे ट्रैक्टर्स या ट्रॉली चल रहे होते हैं जहां पे फूड ग्रेन्स तुरंत कलेक्ट होकर के वहां पे उसमें ट्रक में भरते जा रहे होते हैं। इस सिस्टम को कहा जाता है आपका कमर्शियल फार्मिंग। इसी तरीके से सब्जियों में या फिर फलों में आपने ये चीज़ देखा होगा कि इतने बड़े एरिया पे वहाँ पे फार्मिंग की जाती है कि उसको एक्सपोर्ट करने के लिए पहले तो वहाँ पे खेतों में ट्रक और ट्रेलर जैसी बड़ी बड़ी व्हीकल्स खड़े करने पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में ही, कमर्शियल फार्मिंग के अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको आपको नोट करना है। कमर्शियल फार्मिंग के बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिसको नोट करिएगा। कुछ ऐसे शब्दावली हैं जो कि कृषि से संबंधित हैं। कमर्शियल फार्मिंग के बाद में, कमर्शियल फार्मिंग नोट कर चुके, उसके बाद में कुछ शब्दावली है जिसको कि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें सबसे पहला है आपका प्लांटेशन क्रॉप्स या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, रोपण कृषि। एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन में 3 गलत ऑप्शन के अलावा चौथा ऑप्शन था गन्ना। प्लांटेशन क्रॉप्स या रोपण कृषि, इसी को हम बागानी फसल भी कहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स को ही इसका एक और नाम है बागानी फसल। वहां पे तीनों नाम नोट करके रखिएगा, प्लांटेशन क्रॉप्स, रोपण कृषि या बागानी फसल। ये ऐसी फसलें हैं जिनको कि एक बार लगा करके इनसे कई बार उत्पादन लिया जाता है, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक शब्दावली, शब्दावलियों में एक दूसरा शब्द है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार कृषि। जनरली चाय वगैरह ऐसे क्षेत्रों पे उगाए जाते हैं जहां पे पानी की जरूरत तो होती है पर पानी वहां पे रुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए बेस्ट सुटेबल प्लेस कौन सा हो सकता है? पर्वतों के ढाल, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतों के ढाल पर जो कृषि की जाती है इसको कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। इसका एग्जाम्पल है आपका चाय, जो एग्जाम्पल यहां पे नहीं लिखा होगा, यहां पे सीढ़ीदार खेती में इसका एक एग्जाम्पल है चाय। रेशेदार फसल तो आपको पता ही है, जिनसे फाइबर निकाला जाता है, जैसे कि जूट हो गया, जूट के बारे में मैंने बताया। नारियल, नारियल के छिलके से भी रेशे निकलते हैं। कपास हो गया, जिनसे रेशे मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ केवल और केवल शब्दावली है जो आप नोट कर रहे हो, कृषि से संबंधित कुछ शब्दावली जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। टेरेस फार्मिंग या सीढ़ीदार खेती, उसके बाद में रेशेदार फसल, इसके बाद में एक शब्द पूछा गया आपको मल्चिंग। यहां तक नोट कर लुए, यहां तक हो गया। जिनका हो गया है एक शब्द वहां पे नोट कर लीजिएगा, मल्चिंग। पूछा गया है कि मल्चिंग कृषि किस चीज से संबंधित है, तो कृषि से संबंधित एक शब्द है मल्चिंग। मल्चिंग किस चीज से संबंधित है? सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि यह कृषि से संबंधित एक शब्दावली है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? मिट्टी की सतह को किससे ढका जाता है? जो फूड का वेस्ट होता है, जैसे कि धान उगाने के बाद धान के जो ठूंठ बच गए हैं, इन्हीं से ही मिट्टी की सतह को ढक देंगे, ताकि वहां पे क्या, उसका पर्पस क्या है, वहां पे नमी बना रहे और खरपतवार न उग पाए। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए आपको कि मल्चिंग किस चीज से संबंधित है, कृषि से संबंधित है। इतना हो गया। शब्दावलियों में 2-3 चीजें और नोट करेंगे।
शब्दावलियों में ही कुछ और टर्म्स हैं जो कि हालांकि कुछ चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं। यहाँ पे एक शब्द है हथबंदी। हाँ हाँ मैम, धान का प्लांटेशन, नींद पूरी लेके आए हो? ठीक है, एक शब्द है यहां पे हथबंदी। इसमें नोट कर लीजिएगा, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना तथा अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण करना। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना तथा अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण करना। नेक्स्ट एक शब्दावली है चकबंदी। चकबंदी, इसमें लिख लीजिएगा, जोत के आकार को बढ़ाना। कृषि के लिए जुताई की जाती है, जोत के आकार को बढ़ाना तथा सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करना। जोत के आकार को बढ़ाना तथा सहकारी बैंक होता है, सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट एक टर्म है, एक शब्द है काश्तकारी। इसमें नोट कर लीजिएगा, किसानों को जोत का अधिकार प्रदान करना, किसानों को जोत का अधिकार प्रदान करना तथा जमींदारों के शोषण से बचाना। जमींदारों के शोषण से बचाना। किसानों को जोत का अधिकार प्रदान करना तथा जमींदारों के शोषण से बचाना। ठीक है, शब्दावली में सबसे पहला शब्द आपने क्या नोट किया था? शब्दावली में एकदम फर्स्ट में पहला शब्द प्लांटेशन, सेकंड टेरिस फार्मिंग। ये पता समझ में आ गया आपको? इनमें से किसी शब्द पे कोई डाउट है क्या? लास्ट के 3 शब्द मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके, हदबंदी, चकबंदी और आपका काश्तकारी के बारे में। शुरू के 3 शब्दों में कोई समस्या है? हाँ, मतलब जैसे कि धान का जो बचा रहता है, हाँ, वो तो मतलब वो तो नेचुरली तरीके से रहता है। हाँ, तो इसमें कोई आर्टिफिशियल तरीके से मतलब मिट्टी की सतह को नेचुरल तरीके से क्या रहता है? जब मान लीजिए ये सतह है, यहाँ पे फसल उगा हुआ है, फसल आपने यहाँ से काट लिया, पर मिट्टी के ऊपर तो एक इस तरीके से है, एक ठूट जो है वो ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। इसको इतना तोड़ना कि ये पूरे जमीन पर फैल जाए ताकि पूरी सतह को ढक ले, पूरी सतह को ढक ले। इस तरीके को कहा जाता है मल्चिंग। ठीक है, अदरवाइज जो आप बता रहे हैं वो तो ठीक है। धान को अगर यहाँ हार्वेस्टर से भी काटेंगे तो मिट्टी के एकदम जड़ के पास से तो नहीं काटता है, कुछ ऊपर से ही काटेगा, और इतना जो बचा हुआ ठूट है वो तो बिल्कुल खड़े अवस्था में रहता है क्योंकि सूख गया रहता है।
ठीक है, इसको क्या करना, इसको इतना टुकड़ों में काट देना कि वो पूरे जमीन पर वहां पे फैल जाए, या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल के को डालकर वहां पे जमीन को ढक देना, इसको कहा जाता है मल्चिंग। खाद वो करते हैं वो भी खाद नहीं है, खाद अलग चीज है। जैसे कि आपके बागान है, कहीं पे आम के बगीचे हैं या किसी और फल के, तो वहां पे पत्तियां हैं वो बिल्कुल झड़ रही होती हैं, पत्तियां झड़ झड़ के वहां पे क्या होती हैं, पूरी जमीन को ढक लेती हैं। ये क्या हो गया, मल्चिंग। ठीक है, मल्चिंग का मतलब हो गया उस पूरे सतह को ढकना। ठीक, उसके बाद में ये 3 शब्द हैं, हथबंदी, चकबंदी और काश्तकारी। ये आपको अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये शब्द आपको इतिहास का जब अंत अवस्था आ जाएगा, इतिहास में आपको जब भारत का इतिहास का अंतिम अवस्था रहेगा, जब 1948 के आसपास का, उस भी ये शब्द पढ़ने को मिलेगा, और आपके भारत के राज्य व्यवस्था के अंदर भी ये शब्द पढ़ने को मिलता है। ठीक है, इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद में एक समस्या देखने को क्या मिली कि जमींदार जो थे वो बहुत धनाढ्य थे, बहुत धनी थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, हजार एकड़ हुआ करते थे, और कुछ दूसरी तरफ कुछ ऐसे किसान होते थे जिनके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। तो सरकार जैसे ही हमारे यहाँ नई सरकार चुन करके आई, या कह सकते हैं कि जब सरकार का गठन हुआ प्रारंभ में, तो किस प्रकार की एक सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के बाद में जब प्रारंभ में एक सरकार का गठन हुआ 1952 के आसपास, तो 1951-52 के आसपास एक प्रपोजल रखा गया कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाएं कि यहाँ पे जितने भी जमींदार हैं उनकी जितनी जमीन है, भाई ये तो पता था कि वो अवैध तरीके से रखे हुए हैं। उस टाइम पे क्या चलता था, एक तरीका होता था कि किसानों को छोटा सा लोन बांट दो, छोटा सा ब्याज उधार दे दो, और उसका ब्याज चढ़ते चढ़ते उनके ऊपर ऐसा ब्याज चढ़ता था कि वो कभी अपना मूलधन नहीं दे पाते थे। क्या नाम दिया जाता था इसको, बंधुआ मजदूरी जैसा शब्द सुने हैं, जहां पे बॉन्डेड लेबर, किसान कुछ ऋण लेता था जमींदारों से, साहूकारों से, और उसका ऋण चुकाने के लिए, उसका ब्याज चुकाने के लिए वहां पे काम कर रहा था, और कभी भी वो अपना मूलधन नहीं चुका पाता था, वो अपना जीवन भर या उसकी कुछ पुश्तें भी वहां पे काम करते रह जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन 1948 से लेकर के 51-52 तक हमको देखने को मिलता था। सरकार वहां पे एक्टिवली इस चीज को मॉनिटर कर रही थी, और उन्होंने इसके सॉल्यूशन के तौर पे 2-3 ऑप्शन रखे। एक नाम था आपका हदबंदी। इसमें उन्होंने क्या किया कि जमीन की लिमिट फिक्स कर दी। सपोज किसी जमींदार के पास 1000 एकड़ है, तो सरकार का प्रपोजल रहा कि मान लो आप 100 एकड़ जमीन अपने उपयोग के लिए रख लो, बाकी का जो 900 एकड़ है वो सरकारी खाते में चला जाएगा, सरकारी कब्जे में चला जाएगा। ठीक है, ये इस 900 एकड़ का क्या करेंगे, ऐसे भूमिहीन किसान जिनको जरूरत है भूमि की और जो कृषि करना चाहते हैं उनको बांट देंगे। किसको बांट देंगे, भूमिहीन किसानों को बांट देंगे। ठीक है, हालांकि ये चीज जमींदारों को तो पसंद नहीं आएगी, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन कर किसी दूसरों को बांटेंगे तो ये चीज किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो इसके खिलाफ क्या क्या चीजें हुए वो हम राज्य व्यवस्था में देखेंगे। ठीक है, एक शब्द है आपका चकबंदी। चकबंदी में आपने क्या नोट किया, जोत के आकार को बढ़ाना और सहकारी कृषि को बढ़ाना। ये आपके किस चीज के लिए प्रयास था, ये मॉडर्न फार्मिंग के लिए किया गया एक प्रयास है। मॉडर्न फार्मिंग के लिए, जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि विदेशों में एक बहुत बड़े एरिया में ट्रैक्टर और थ्रेसर में साथ साथ में चलते रहते हैं। एक तरफ से फसल की कटाई होती रहती है, दूसरी तरफ प्रोसेस होकर के सारा जो अनाज है वो ट्रैक्टर में या ट्रॉली में जमा होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि किसानों के पास जो खेत का साइज है वो बहुत छोटा छोटा होता है, और उस छोटे से खेत में कोई भी मॉडर्न टेक्निक को अप्लाई कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, अगर वही खेत बिना मेड़ के अगर बड़ा बड़ा एरिया रहेगा तो उसमें आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टूल्स या टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक ही जगह पर यहाँ पे जितना भी आपका जो कृषि का एरिया है वो सपोज किसी का आधा एकड़ यहाँ पे है, 1 एकड़ यहाँ पे है, 2 एकड़ यहाँ पे है, इस तरीके से अगर है तो इसमें किसानों को उगाने में, फसल उगाने में और ज्यादा समस्या होगी। तो ये बताया गया कि आप आपस में कुछ ऐसा सेटलमेंट कर लो कि सपोज इस तरफ का बचा हुआ जमीन ए का है, ये इस तरफ बचा हुआ जमीन सपोज बी किसान का है। तो अब हम आपस में सेटलमेंट करके ये करेंगे कि इतना जमीन
इसका इस तरफ का जमीन, इस तरफ इसको ए का जो जमीन है उसमें बी को हिस्सा मिल जाए और ये पूरा एरिया जो है वो ए के कब्जे में आ जाए, ए को यहाँ पे पूरा अधिकार मिल जाए और जहां जहां पे टुकड़ा है बी का उसके आसपास इसको पूरा कंसोलिडेट करके एक साथ इसकी जमीन एक एरिया में एक जगह पर मिल जाए। ठीक है, तो बी का अधिकार यहाँ पे हो गया। अब बी जो है वो यहाँ पे कृषि कर सकता है, कोई भी बड़े टूल्स को, बड़े मशीनों को यहाँ पे उपयोग कर सकता है। ए का पास जितना जमीन था उसमें बी का कुछ हिस्सा आ रहा था, ना तो ए वहां पे ठीक से कृषि कर पा रहा था, ना तो बी ठीक से कृषि कर पा रहा था। तो अब यहाँ पे ए जो है वो पूरा इस एरिया में कृषि कर सकता है, बी पूरे इस एरिया में कृषि कर सकता है। इसको कहा गया चकबंदी। जोत के आकार को बढ़ाने के लिए ये एक व्यवस्था किया गया, ऑप्शन दिया गया। ठीक है, उसके बाद में काश्तकारी, ये भी आपके आधुनिक भारत के इतिहास के आसपास से संबंधित एक शब्दावली है, काश्तकारी। यहां पे क्या किया गया, सरकार क्या चाहती थी कि ऐसे किसान जो किसी जमींदार के पास, ऐसे किसान जो किसी जमींदार के पास मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं, जमींदार के पास अगर कोई किसान मजदूर के तौर पे काम कर रहे हैं और जमींदारों के द्वारा अगर वो जमीन बेची जाती है या मान लीजिए किसी को ट्रांसफर की जाती है, तो इन मजदूरों को क्या होगा, इन मजदूरों के पास रोजी रोटी का संकट, इनके निर्वाह का संकट खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब काश्तकारी अधिनियम में यह लाया गया कि सरकार ये चाहती थी कि जमींदार जब भी जमीन अपनी बेचेगा या किसी को भी जमीन अलॉट करेगा तो उस पर पहला अधिकार किसका होगा, वहां पे जो काम कर रहे हैं, जो भी किसान उस भूमि को जोत रहे हैं, उसी मजदूर का पहला अधिकार होगा उस पूरे भूमि पर। ठीक है, ये था आपका काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, जो हमारा आदिम निर्वाह वाला था, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें रह गई थी, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा आदिम निर्वाह और उसी के नीचे इस तरीके से ब्रांच दो ठो बना दीजिएगा, आदिम निर्वाह, आदिम निर्वाह। इसमें दो तरीके की कृषि फेमस है, एक जिसको हम कहते हैं झूम कृषि और एक है चलवासी कृषि। हालांकि इसमें कृषि की तुलना में आपका पशुपालन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलवासी कृषि। ठीक, चलवासी कृषि ये क्या चीज है, पशुओं को चराने के लिए एक से दूसरे स्थान पर ले जाना, यही आपका चलवासी कृषि है। और बीच बीच में उन पशुओं के लिए थोड़े बहुत भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, ये आपका चलवासी कृषि, नोमैडिक एग्रीकल्चर। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक टॉपिक है वो है शिफ्टिंग कृषि या झूम कृषि। जनजाति कृषि में एक नाम आपको सुनने को मिलता है झूम कृषि और दूसरा है चलवासी कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। हेडिंग डाल दीजिएगा झूम कृषि, या इसी को ही कर्तन एवं दहन कृषि या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि या स्लैश एंड बर्न, काटना। और जैसा आप लोगों ने बताया था, बिल्कुल ठीक बताया था कि वनों को काट करके, वहां पे वनों को जला करके और उस भूमि को फसल के योग्य बनाया जाता है। फसल उगाने के बाद जैसे कि 2-4 फसल वहां पे लिए, जैसे जैसे उस भूमि की उर्वरता खत्म हो गई, फिर दूसरे उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और वहां पे फिर से यही प्रोसेस अपनाएंगे। वनों का कुछ एरिया वहां पे काटेंगे, उसको जला देंगे और फिर से वहां पे तब तक कृषि करेंगे, खेती करेंगे जब तक वहां की उर्वरता समाप्त नहीं हो जाती। स्लैश एंड बर्न, वैसे तो जब हमारे पास जंगल या वन क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में थे तब कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि ये एक ट्राइबल मेथड है अपने फसल उगाने के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा लैंड एरिया, एक प्लेन एरिया नहीं होता था। तो ये एक सस्टेनेबल तरीका था तब तक जब हमारे पास वन पर्याप्त मात्रा में था या जब डेवलपमेंट एक्टिविटीज वनों तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब वर्तमान समय में क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि फैक्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए बहुत सारा फॉरेस्ट पहले ही काट दिया जाता है, तो ये जो मेथड है अब सस्टेनेबल नहीं रह जाता है।
ठीक है। अब इसकी वजह से पर्यावरणीय नुकसान हमको देखने को मिलता है, इसीलिए सरकार चाहती है कि ये जो मेथड है स्लैश एंड बर्न मेथड, इसको बंद किया जाए। अभी भी कुछ क्षेत्रों में ही ये चीज प्रचलित है, अब ज्यादातर जगहों पे ये बंद हो चुकी है। ये नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जंगल बहुत है, तो उसको प्लेन करके वहां पे उगाने का, कृषि करने का जो काम है वो अभी भी चलता है नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में। ठीक, उसके बाद में इसी झूम कृषि को या फिर स्लैश एंड बर्न कृषि को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह चीज हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है शिफ्टिंग कृषि को, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश में बेवार और दहियारी कृषि कहा जाता है, राजस्थान में बत्रा, आंध्र प्रदेश में पोंडू, उड़ीसा में धावी या कमान, केरल में कुमारी, ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में लदांग और मैक्सिको में मिल्या। यहां तक नोट करने के बाद ना रुक जाइएगा, केरल तक नोट करने के बाद में रुकिएगा, केरल तक नोट करके रुकिएगा। हाँ, सबसे पहला है बेवार या बेबर या बेवर, कुछ भी नाम लिखिएगा इसका। सबसे पहला है बेवर कृषि, बकरी का ब, व वन का और र, बेवर या दहियारी, दहियारी कृषि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है बत्रा, बकरी का ब और त्रिशूल का त्र, बत्रा राजस्थान में। नेक्स्ट है पोंडू, प में ओ की मात्रा और अम का बिंदु भी है, डमरू का ड, बड़ा ऊ, पोंडू आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है धावी, धनुष का ध, धावी या कमान उड़ीसा में और कुमारी केरल में। इसके बाद में है, इसी के बाद में भारतीय राज्यों में ही कुछ और शब्द हैं, इसको नोट कीजिएगा। झूम, झूम कृषि जो लिख रहे हैं इसी में ही झूम पूर्वोत्तर के राज्यों में, झूम पूर्वोत्तर के राज्यों में। नेक्स्ट एक शब्द है जारा, जारा या एस्का, जारा या एस्का दक्षिण भारतीय राज्यों में। दक्षिण भारतीय राज्यों में। पोंडू नोट किया आपने, पोंडू आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है करुआ, करुआ झारखंड में। नेक्स्ट है पामलू, मणिपुर में। ठीक है, इसके अलावा चाहें तो बाकी के जो अलग अलग देशों में हैं इनके नाम नोट कर लीजिएगा, पर भारतीय राज्यों वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के चाहें तो स्किप कर सकते हैं।
ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा प्रमुख क्रांति, प्रमुख क्रांतियां एवं उनके जनक, प्रमुख क्रांतियां एवं उनके जनक। कृषि में जो फसलों की पैदावार है या फिर कृषि से संबंधित जो प्राथमिक उपज है उसी की पैदावार को बढ़ाने को ही यहाँ पे क्रांति की संज्ञा दी जा रही है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर कहा जा रहा है तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जा रहा है तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक, इसमें सबसे पहला नोट कीजिएगा हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो कि आपको ऑब्वियसली बेसिकली एकदम याद है तो उसको छोड़ते चलिए। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया गया इसी को ही कहा जा रहा है हरित क्रांति। इसका प्रारंभ कहां से हुआ? मैक्सिको से। मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग, इनको की वैश्विक तौर पे या विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में एमएस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति ये शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत मैक्सिको में। इसमें क्या प्रयास किया गया? इसमें हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी मतलब उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का विकास किया गया। हाई यील्ड वैरायटी या हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का विकास किया गया। उनमें उनके जेनेटिक्स में चेंज करके, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्या किया गया? उनका इस तरीके से विकास किया गया कि वो सूखे वाले क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे सकें और इनको पानी की ज़रूरत कम पड़े या मौसमों की मार झेल सकें, अलग अलग मौसमों में ये सर्वाइव कर सकें। इस तरीके से इनको डेवलप किया गया। ठीक, और इसी प्रयास के लिए नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल भी मिला है। नॉर्मन बोरलॉग शांति का नोबेल 1970 में, नोबेल पीस प्राइज 1970। हरित क्रांति की शुरुआत वैश्विक रूप से कहां शुरू हुई? मैक्सिको से। किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एमएस स्वामीनाथन 1960। भारत में इसकी शुरुआत के पीछे भी स्टोरी है। भारत क्योंकि अपने प्रारंभ से अगर देखें या पिछले 200-400 सालों का इतिहास देखेंगे तो ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था। ठीक है, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था और उस समय भारत में खाद्यान्न सिर्फ किसान जो है वो टैक्स भरने में अपना खर्च कर देते थे। अंग्रेज जो इन पे टैक्स लगाते थे उन्हीं पे इनका खर्च हो जाता था। आज़ादी के बाद भी हम ये चाहते थे कि हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता मिल सके। इसके लिए कई सारे प्रयास किए गए और सबसे पहला जो प्रयास था वो इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करने से संबंधित था। 1956 के आसपास में काफ़ी सारे आपके कैनाल्स या फिर कह सकते हैं कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो कह सकते हो कि शुरू होने लगे थे। आपको इरिगेशन फैसिलिटी देने के लिए कई सारे डैम वाले प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे। उसके बाद में 1965 के आसपास यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको समस्या कब हुई? जब एक समय था जब हम अमेरिका से गेहूं मंगाया करते थे। उसके बाद में
कुछ समस्याओं की वजह से, आपसी रिलेशन में तल्खी आने की वजह से, जब यूएसए ने गेहूं भेजना बंद कर दिया था या खराब क्वालिटी के गेहूं जब भेजा जा रहा था, तब भारत में वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि अब हम समय आ गया है कि हमें फूड में, या कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ही होगा। और उसी वजह से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसको कि हम भारत में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। ठीक है, इसका सबसे पहला इम्पैक्ट पंजाब में हुआ, इसका सबसे पहला प्रभाव पंजाब पर पड़ा। इसके अलावा कई इसके आसपास के राज्य थे जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा संपन्न हो चुके हैं इसी प्रोजेक्ट की वजह से, हरित क्रांति की वजह से। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक प्रोग्राम चलाया गया, इसको हम कहते हैं IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम। उसके बाद में यहाँ पे ऑफिशियली इसकी शुरुआत 3rd 5 ईयर प्लान में 1966-67 के आसपास होता है, जहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड भारत के वैज्ञानिकों ने डेवलप कर लिया था, गेहूं, चावल, मक्का, इन सभी में। और धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट हमको दिखाई भी देता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन सभी एरिया में बम्पर पैदावार होना शुरू होता है। और उसके बाद में धीरे धीरे भारत ने अमेरिका, कनाडा से अपना इंपोर्ट खत्म कर लिया था। इसके बाद हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं थे, आयात पे निर्भर नहीं थे, बल्कि हम इतना ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे थे कि अब हम निर्यात भी कर रहे थे। ठीक, इसमें एक बेनिफिट तो ये हुआ कि भारत जो है वो फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था, आत्मनिर्भर हो चुका था। लेकिन हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, इसको लास्ट में नोट कर लीजिएगा। कुछ समस्याएं भी हुई। इतनी चीजें नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में हरित क्रांति से उत्पन्न कुछ समस्याएं भी नोट करिएगा। इसका बेनिफिट क्या था? उत्पादन में वृद्धि, सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुआ था गेहूं का। आपका जो मध्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो गेहूं के लिए बहुत सूटेबल क्लाइमेट है, वहाँ पे मिट्टी भी है, सूटेबल क्लाइमेट भी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन शुरू हो गया था। लगभग 500% वृद्धि हुई थी। चावल में 200% की वृद्धि हो चुकी थी। इसकी एक समस्या क्या रही? दालों के उत्पादन में कमी। दालों में कमी इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने इंसेंटिवाइज किया या फिर सिर्फ वही बीज डेवलप किए जो कि फूड के तौर पे सप्लाई किए जा सकते थे। सबसे पहला जरूरत था भारत में लोगों को भोजन मिल सके। भोजन में वो ऐसी चीज जो कि पेट भर सके। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका चावल और गेहूं। चावल या रोटी जो है वो लोगों का पेट भरने में सक्षम है। दाल, सब्जी ये एक्स्ट्रा हम खा सकते हैं, पर पेट भरने के लिए चावल, गेहूं इनकी जरूरत प्राथमिक तौर पर थी। ठीक है, तो किसानों ने क्या किया? जब उनको उच्च पैदावार वाले बीज मिले तो इन सभी चीजों को प्रोडक्शन करना कम कर दिया और धीरे धीरे यहाँ पे दालों के उत्पादन में कमी होने लगी। दूसरी एक समस्या हुई सिंचाई की वजह से। बहुत ज्यादा सिंचाई करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी और यहीं पे ग्राउंड लेवल वाटर एकदम कम होने लग गया। सिंचाई की यहां पे बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से यहां पे ग्राउंड लेवल वाटर कम होने लग गया। दूसरा यहां पे एक समस्या उत्पन्न हुई जिसको हम कहते हैं मिट्टी का क्षय, मिट्टी की क्वालिटी में कमी होना। मिट्टी के ऊपर यहां पे सॉल्ट की
परत जमने लग गई है और अब ये मिट्टी जो है वो बहुत अनुपजाऊ हो चुकी है। तीसरा एक नकारात्मक पहलू था यहाँ पे उर्वरक, बहुत ज्यादा उर्वरक उपयोग करने से यहाँ के आसपास के जो किसान हैं इनको आज तक इनको इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इसका प्रभाव दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। आपके यूपी बिहार और यूपी पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो उस समय के जो थे उनको कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होने लग गई है, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते थे हमेशा खाद, जो फर्टिलाइजर थे, केमिकल फर्टिलाइजर होते थे, इन सभी का उपयोग इतना ज्यादा हुआ है कि उस समय पे जो लोग ये काम कर रहे थे उनको अब वर्तमान में एक समस्या देखने को मिलती है, कैंसर और इससे संबंधित उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक हैं, इनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो अब धीरे धीरे उनमें नजर आने लगे हैं। ये कुछ नकारात्मक पहलू थे। उसके बाद में हरित क्रांति की वजह से क्या क्या सुधार होने लगे। हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों का उपयोग होने लगा, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होने लगी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा बहुफसली कार्यक्रम चले, जैसे कि आपके गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सभी को उगाने की शुरुआत की गई और आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ने लगा। ये सब फायदे हुए हैं हरित क्रांति के। हरित क्रांति के फायदे क्या क्या हैं? हाई यील्डिंग बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, अलग अलग फसल या बहुफसली और आधुनिक मशीनों का उपयोग। इसके नुकसान क्या क्या हुए? मिट्टी का क्षय, लोगों के हेल्थ में इंपैक्ट, इसके अलावा लिमिटेड फसलों को ही उगाना, सिर्फ गिने चुने फसलों की ही पैदावार, जिससे कि दूसरे जो इंपॉर्टेंट फसल हैं उनकी पैदावार कम होने लग गई है। ठीक, हरित क्रांति के बारे में इतनी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट थी। कुछ क्रांतियों में सिर्फ नाम और जगह देखते हुए चलेंगे। सेकंड है आपका श्वेत क्रांति। इसमें भी एग्जाम में आए हुए जितनी बातें हैं वो सब यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे नोट कर दिए गए हैं। श्वेत क्रांति या व्हाइट रिवॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न, किस चीज से संबंधित है? दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इस पूरे ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड। फ्लड नहीं है, फूड नहीं है भैया, फ्लड है। ऑपरेशन फ्लड। दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है और भारत में इसके जनक वर्गीस कुरियन। उसके बाद में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में। इसके अलावा नेशनल डेयरी रिसर्च 1923 करनाल में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमूल। अमूल, अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है। अमूल का जो अमूल को इस्टेब्लिश करने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ रहा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, क्योंकि यही भारत में दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। अमूल की शुरुआत कहां से हुई है? आनंद, गुजरात से। और आज ये एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। भारत के अलावा इसके जो प्रोडक्ट्स हैं विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं।
ये जो अमूल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का या कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे लोगों ने आपस में मिलकर एक ऐसा बिजनेस सेटअप किया, एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जो कि आज विश्व प्रसिद्ध है और देश भर में दूध को सप्लाई करने का काम कर रही है। ठीक, इतना नोट करने के बाद सिर्फ कुछ ऐसे रिवॉल्यूशन है जिनमें कलर और उसका फील्ड किस चीज से संबंधित है, इतना बात इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो गया, व्हाइट रिवॉल्यूशन वाला हो गया सभी का। नेक्स्ट बस कलर और इससे संबंधित जो क्रांति है उसको नोट करते चलेंगे। ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली, पीली क्रांति सरसों या तिलहन, पीली क्रांति सरसों स्लैश करके तिलहन, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज, लाल क्रांति टमाटर और मीट या मांस, ब्लैक रिवॉल्यूशन काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी से संबंधित है, फल फूल और शहद, गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी या हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, फल फूल और शहद। गोल्डन रिवॉल्यूशन और गोल्डन फाइबर किसको कहा था? जूट को। गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी से संबंधित है। उसके बाद में रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन एग अंडा। उसके बाद में गोल क्रांति आलू से संबंधित है और ग्रे उर्वरक से संबंधित है। ग्रे या इसको ब्राउन भी कर लीजिएगा, ग्रे या ब्राउन। धूसर या भूरी क्रांति, ब्राउन भूरा रंग से संबंधित है, भूरी क्रांति। धूसर या भूरी क्रांति फर्टिलाइजर या उर्वरक। पिंक झींगा और प्याज। इसमें कुछ ऐसा होगा जो आपको छूट गया होगा तो वापस से नोट कर लीजिएगा। हरित क्रांति नोट किया आपने, श्वेत क्रांति नीली, लाल, गुलाबी, रजत, गोल। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति ये नहीं इसमें नहीं था। बादाम से संबंधित है बादामी क्रांति। ये है मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। पीली क्रांति सरसों और तिलहन। भूरी क्रांति फर्टिलाइजर उर्वरक। स्वर्णिम क्रांति गोल्डन हॉर्टिकल्चर से बागवानी से संबंधित है। ठीक, चलिए एग्रीकल्चर में इतनी चीजें हमने कंप्लीट की और आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसके आसपास आपको देखने को मिलेंगे। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? धान, गेहूं, मक्का, चना। ये चीज आपको छत्तीसगढ़ वाला जो इकोनॉमी पढ़ेंगे ना वहां पे मिल जाएगा, कौन कौन सी फसल छत्तीसगढ़ में ज्यादा उगाई जाती है। खैर इसका उत्पादन जो चना का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है, सेकंड नंबर पे ज्यादा होता है, पहला धान। कुछ पूछा क्या आपने? तीसरा पता नहीं सर। और कंटिन्यू आप चाहो तो हर साल, क्योंकि चेंज हो जाता है। जब भी बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा मिल जाएगा।
ठीक है, एग्रीकल्चर में हमने इतनी चीज़ें जो पढ़ी हैं, एग्ज़ाम में आपके लगभग सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। भारत में गन्ना किस प्रकार का फसल है? रोपण कृषि, परिवर्ती कृषि, सिंचित कृषि या मशीनीकृत कृषि? रोपण कृषि। इनमें से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? गेहूं, मक्का, कपास या ज्वार? कौन सा ऐसा फसल है जिसको कि सिर्फ बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं? कपास हो गया। गेहूं, मक्का, ज्वार तो कम से कम खाने के लिए उगाएंगे, कपास बेचने के लिए। झूम क्या चीज है? कृषि का एक प्रकार है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, चना, कपास, सोयाबीन? रबी, ठंडी, रबी और ठंडी। चावल, चना, कपास या सोयाबीन? वापस से उसमें आइएगा, रबी और खरीफ वाले टॉपिक में। क्या है? अगर आपने रबी में चना भी नोट किया होगा ना, तो उसको काट दीजिएगा, चना को काट दीजिएगा। मतलब इसमें आपके एग्जाम के हिसाब से मैं चीजें बता रहा हूं, उसमें सोयाबीन आंसर लिया गया है। रबी में या ठंडी के समय पे सोयाबीन को ऑप्शन, सोयाबीन को करेक्ट आंसर लिया गया है। खरीफ में लिखे हो ना सोयाबीन? खरीफ में सोयाबीन लिखे हो, फिर वही समस्या आएगी। पीएससी क्या एग्जाम, पीएससी मतलब कौन सा आंसर ले रहा है? खरीफ, आप इसको ऐड कर लो रबी में, क्योंकि पीएससी में ही एक बार आंसर ले चुका है। रबी फसल में इनमें से कौन सा रबी फसल है? चावल, चना, कपास या सोयाबीन? तो इसने सोयाबीन आंसर लिया हुआ है। सर चना में, चना रबी फसल अलग से और रबी फसल में चना हम लोग जो जनरल अपने आसपास देखते हैं उसके हिसाब से तो क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ठंडी के टाइम पे आपको चना दिखाई देता है, चना बूट खाएंगे सब, मटर खाएंगे। उसके अलावा खेत खलिहान में तिलहन के तौर पे सरसों दिख जाता है लहलहाता हुआ, गेहूं दिख जाता है। उसके हिसाब से हम इसको बात कर रहे हैं। पर एग्जामिनर किस किताब से कौन सा क्वेश्चन सेट कर रहा है हमको पता नहीं होगा, और उसने क्या आंसर लिया है। अब जो आंसर लिया है उसी को ही हम मान के चलेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सी फसल जायद फसल है? गेहूं, जूट, मूंगफली, बाजरा या तरबूज? तरबूज। इनमें से कौन सी नकदी फसल है? कपास, नील, नील समझते हैं ना, जो कपड़ों को रंगने के लिए पहले उगाते थे। उसके बाद में जूट और चाय। कपास है क्या नकदी फसल? कपास नकदी फसल है कि नहीं है? क्रॉप्स में हमने दो टाइप्स क्रॉप्स पढ़े थे, एक है फूड क्रॉप्स, दूसरा कमर्शियल पर्पस के लिए। फूड क्रॉप्स के अंदर तो नहीं है कपास, मतलब बेचने के लिए है, ठीक है। कपास जो है वो नकदी फसल है। नील नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है, चाय वो भी नकदी फसल है। हरित क्रांति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय पे शुरू हुआ था? हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और नरसिम्हा राव। इंदिरा गांधी के समय पे शुरू हुआ था, ठीक है। चाहे तो उसको हरित क्रांति वाले टॉपिक में ऐड कर लीजिएगा। जब भी आप कुछ नोट्स बना रहे हैं ना, तो उसके आसपास थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा, ताकि कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको ऐड करते चलेंगे। बार बार हम नए सिरे से नोट्स तो बनाएंगे नहीं। इसमें से कौन सी बागानी फसल है? धान, गेहूं, जूट या चाय? चाय जो है वो बागानी फसल है। इनमें से किसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? दुग्ध क्रांति, भूदान, हरित क्रांति या सॉफ्टवेयर क्रांति? रक्तहीन क्रांति, दुग्ध, हरित क्रांति, भूदान या मतलब भूदान, ये मतलब ये जो तीन पढ़े थे हमने, चकबंदी, हदबंदी, काश्तकारी, इनके बारे में बात कर रहा है। और सॉफ्टवेयर,
आप एक काम करो, टॉपिक खत्म हो गया ना ये पूरा, नीचे अब नोट करके कुछ मिसलीनियस पॉइंट है, इसको नोट करते चलना। कम से कम हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए हैं जिनके आंसर हमको अभी मिल जा रहे हैं वो हमसे गलत ना हो। रक्तहीन क्रांति, इसका करेक्ट आंसर लिया गया है भूदान डैश ग्रामदान आंदोलन। भूदान डैश ग्रामदान आंदोलन, मतलब पूरा का पूरा गांव दान कर देते थे जमींदार लोग। भूदान या ग्रामदान आंदोलन। भारत में कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? 21, 22, 23 या 24? उसको भी नोट कर लीजिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश करके 24 फसल। न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 फसल। ये क्या होता है इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या तो आपको पता होगा तो अच्छी बात है। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी? ठीक है, जिनको कोई आइडिया नहीं लग रहा था वो नोट कर लीजिएगा। कृषि भारत की आत्मा है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखिएगा, दोनों के ऊपर जो कॉमा लगाते हैं ना पूरे कथन के ऊपर में। कृषि भारत की आत्मा है डैश महात्मा गांधी। ठीक, बाकी ऐसे प्रश्न है जो सामान्य तौर पे आपसे बन जाएंगे। रबी पूछा है, खरीफ पूछा है, कौन सा फसल किस क्षेत्र में उगाते हैं, बस इतनी सी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।